ईवीएम क्या चीज है जनाब स्पीकर? ईवल एंड विशियस मशीन। अब ये ईवल विशियस मशीन पर तकिया किए बैठे हैं। वोट पेरिस में डले और रिजल्ट मुल्तान का हो, इस कोशिश में कामयाब होते हैं। तो मैं आज से आपको बता रहा हूं जनाब स्पीकर, हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं। हुकूमत के बेंचेस को बता रहा हूं, हम कोर्ट जाएंगे, हम अदालत जाएंगे। हम तमाम बिल्स पर तजावीज देना चाहते हैं। पहले नौजवानों के नाम पर कौम को धोखा दिया और अब ओवरसीज पाकिस्तानी बहन भाइयों के नाम पर इस कौम को धोखा दे रहे हैं। ये मशीन इंशाअल्लाह उन ईवल डिजाइन्स को जो मुसल्लत किए जाते रहे उनको दफन करने के लिए लाई जा रही है। हुकूमत की सफों में यकजहती है, हुकूमत के एलाइज हुकूमत के साथ खड़े हैं। तहरीक के हक में 221 मेंबरान हैं, तहरीक की मुखालिफत में 203 मेंबरान हैं। इन द इलेक्शन सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2021 वी फोर्थ विद पास, मिस्टर स्पीकर, फोर्थ विद बी पास। बड़ी जाती की अगर आप ये करना वी आर गोइंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज पार्लियामान की तारीख में पहली बार वो हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, यानी कि 70 के करीब बिल जो हैं ये हमें हुकूमती अरकान की तरफ से कॉन्फर्मेशन के बाद हम आपको बता रहे हैं कि 70 के करीब बिल एक सिटिंग के अंदर जो है वो पास कर लिए गए। हुकूमत जाहिर है सुरखरू हुई, अक्सरियत उनके पास थी, अक्सरियत उन्होंने शो की, मुकाबला सख्त था, लेकिन उसके बावजूद जाहिर है कि 221 वोटों के साथ ईवीएम का बिल भी और इसके साथ साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का ऑनलाइन बिल था उसको भी मंजूर कर लिया गया, ऑनलाइन वोटिंग का बिल। इस हवाले से अगर हम देखें तो तकरीबन ये जो दो बिल हैं, इनके अलावा भी दो और बहुत अहम बिल थे जो कि आज की सिटिंग के अंदर मंजूर हुए हैं। उसमें कुलभूषण यादव का बिल भी था जिसको कि एक्सेस दी जाएगी अब अदालत के लिए, वो बिल भी मंजूर किया गया। और इसके साथ साथ जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल था जो कि बहुत अहम बिल है और इसके ऊपर बहुत तनकीद होती रही है अपोजिशन की तरफ से भी, मुआशी तज्जिया निगारों की तरफ से भी वो बिल भी आज जो है वो मंजूर किया गया है। सो हुकूमत ने एक ही सिटिंग के अंदर मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास के अंदर ये बिल मंजूर करके एक ऐसी तारीख रकम कर दी है जिसका शायद आइंदा आने वाले जो दिन है और पाकिस्तान की सियासत है उसमें गूंज रहेगी। उसका नुकसान होता है, फायदा होता है। बाजुल नजर में तो यही है कि अपोजिशन ने जो एतराजात उठाए हैं उससे वो उनके बहुत तहफ्फुजात हैं और खदशात हैं और उनका ये कहना है कि अगर ये मुतफ़िक़ा तौर पर बिल मंजूर होते इंतखाबी क़वानीन से मुतालिक तो ये बहुत बेहतर होता। आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक और बहुत अहम नुक्ता निकाला, इसके अंदर वो ये कहते हैं कि 222 अरकान की तादाद जो थी वो मुश्तरका इजलास के अंदर जो रूल 10 है उसके मुताबिक होनी चाहिए थी जो कि 221 है। दूसरी जानिब हुकूमत ये कहती है कि रूल 4 के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 4 है वो ये कहता है कि अक्सरियत जो है वो इस हवाले से होनी चाहिए और अक्सरियत के बलबूते के ऊपर आज ये कानून साजी जो है वो हुई है। सो अभी इसके ऊपर अब क्या लकूनाज होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज ऐलान किया है कि वो इस मामले को अदालत में लेके जाएंगे, अदालत इसको स्ट्राइक डाउन करेगी या नहीं करेगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये बिल रहते हैं और इस पे इलेक्शंस होते हैं बहुत अहम सवालात उठेंगे। इलेक्शन कमीशन सिर्फ 20 माह की मुद्दत के अंदर किस तरह से 242 हलकों के अंदर 272 हलकों के अंदर जो है वो इलेक्शंस करवाएगी, किस तरह से हर पोलिंग बूथ के ऊपर ये मशीन जाएगी और इसके क्या क्या नुकसानात होंगे। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो वोटिंग का मामला है वो किस तरह से इलेक्शन कमीशन डील करेगी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने 37 के करीब जो संगीन एतराजात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाए हैं जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि अगर ये कानून साजी होती है तो उनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो इस वक्त के अंदर जो है वो इसके इंतजामात करें। इसके मकासद क्या है, क्या हुकूमत जो है वो ईवीएम को बुनियाद बनाकर दोबारा इलेक्शन जीतने का प्रोग्राम बना रही है, ये मंसूबा है जो कि अपोजिशन कहती है कि ये मंसूबा हुकूमत का है क्या, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज जरदारी साहब ने इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त कमेंट किया और हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने पेशन गोई की है, मगर वो पेशन गोई क्या है वो जरा आप सुनिएगा, उसके बाद बात करते हैं। जितना ये जोर लगा रहे हैं, इस बीज को लगा रहे हैं, उसका फल कोई और खाएगा, ये नहीं खाएगा। जरदारी साहब कहते हैं कि जो बीज आज बो रहे हैं वो उसका फल कोई और खाएगा, ये नहीं खाएंगे।
उनकी मुराद क्या है, ये बहुत अहम सवाल है, इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। दूसरी जानिब आज अहम समाअत हुई थी एवनफील्ड के रेफरेंस की भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिसके बाद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने मीडिया से बातचीत की और उस पर उन्होंने 19-20 तारीखों की जो बात की थी उसके हवाले से भी और कुछ उन्होंने अहम बातें की हैं कि मुतालबात हम उनको कह सकते हैं, वो क्या है वो जरा सुनिएगा। थक्कम पेल के थ्रू लेजिस्लेशन करने की कोशिश की जा रही थी, वो उसी 19 या 20 तारीख को सामने रख के की जा रही थी। इन हाउस चेंज तो इनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दें, 5 साल से हम अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, तो अब बहुत हो गया, अब उन सजाओं को अंडू करें, नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी करें। इसके सिवा ना आपकी कोई रिडेम्पशन है, ना इसके सिवा आपकी कोई बाइज्जत वापसी का रास्ता या एग्जिट मुमकिन है। एक सेफ एग्जिट की बात की जा रही है, किसके सेफ एग्जिट की बात की जा रही है, और इसके साथ साथ वो ये भी फरमा रही है कि अंडू किया जाए मियां नवाज शरीफ के केसेस को अदालतों के जरिए से। ये दो बहुत अहम मुतालबात हैं जो कि आज मरियम नवाज साहिबा ने किए हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अमजद खान नियाजी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली हैं। आज सारा दिन आप इनको देखते रहे, नंबर पूरा करते रहे, ये इनसे पूछेंगे इनका नंबर कितना था। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर, सीनियर रहनुमा, जाना माना नाम हमारे सारे बहुत मोहतरम है, और चांडियो साहब भी शुक्रिया सर। जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब थके थके से लग रहे हैं, तो थोड़ी सी आज मायूसी है अपोजिशन के बेंचेस पे, लेकिन पीएमएलएन के सेनेटर हैं, जाना माना नाम है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। कुछ मायूसी ज्यादा लग रही है आपको, नहीं? अच्छा, बहुत खुश है। हम तो समझे बेड़ा गर्क करने के लिए पड़ेगा, हम एकदम मात्र ने कर लिया अब तो। अच्छा, आप नाराज हैं? नहीं, मैं तो मायूस हूँ। अच्छा। और मैं समझता हूँ हम तो खुश हो गए, अच्छा किया। अच्छा जी, तो आप क्यों मायूस हैं? आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि आपका नंबर ज्यादा होगा? ये ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ चीज हुई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के मुतालिक सोचना शुरू करें और आप सोचें कि ये मुल्क कहाँ जा रहा है और ये कैसे चलेगा, तो फिर आपको थोड़ी सी मायूसी होती है। यानी वही पुराना खेल, वही पुराना तरीकाकार, वही पुरानी कॉल्स, उसी तरीके से नंबर्स, कभी हमारे पूरे, कभी इनके पूरे, कभी इनके पूरे, ये कब तक चलेगा? और अगर चलेगा तो उसका वही नतीजा, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज टू डू द सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट। 70-75 साल से वी आर डूइंग द सेम इनसेन थिंग्स, और हमें उम्मीद ये है कि एक ना एक दिन हम जब इनसेन करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, उससे कुछ अच्छी चीज निकल आएगी। हर एक को ये गुमान है इस मुल्क में कि अगर मैं सही या गलत रास्ते से आ जाऊं तो मैं इस मुल्क को ठीक कर सकता हूं, पर किसी के गुमान में ये बात नहीं आती कि अगर मैं गलत रास्ते से आया तो सही को भी ठीक नहीं कर पाऊंगा, जो सही है वो भी बिगड़ जाएगा। तो अपोजिशन का भी किरदार था, अपोजिशन में तो आपको एक हाइप थी कि वो शायद नंबर पूरा नहीं, ये कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। आपको सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन याद है? बिल्कुल याद। तो क्या करे ऑपोजिशन? रोए? क्या करे? आग लगा दे उस पार्लियामेंट को। आज भी चेयरमैन सेनेट वही है, वही 6 फुट के अंदर 6 कैमरे लगे हुए, वही कैमरे पकड़े गए, वही तरीकाकार, तो क्या करें? तो आप क्यों समझती हैं कि मायूसी नहीं होनी चाहिए? तो एक सलीके से आप जीत जाएं, हार जाएं। और मैंने कभी अभी आपको मैंने किसी पार्टी का नाम लिया है? मैंने तो तारीखी हवाला दिया जिसमें हम भी आते हैं, आप भी आते हैं। इस ईवीएम मशीन के ऊपर आपको एतराजात ये हैं कि जाहिर है एक तो इलेक्शन कमीशन के तो 37 इल्जामात और उनके एतराजात है, लेकिन आपको एतराज क्या है कि ये इसको मैनिपुलेट किया जाएगा? अगर ये होगी तो नहीं होगी मुसद्दिक साहब, तो इलेक्शन शफाफ होंगे? देखिए, एक तो जो गैर आईनी चीजें हैं, जो कुछ ताकतें जो आईनी तौर पे दी गई हैं इलेक्शन कमीशन को, अगर आप वो नादरा को देना चाहें या पुलिस को देना चाहें या मुझे देना चाहें, चांडियो साहब को देना चाहें, तो वो गैर आईनी है। वो आईनी नुकात तो उठे हैं, वो पार्लियामान की कमेटीज में डिस्कस भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद क्या डिस्कशन हुई? वो क्या डिस्कशन का फायदा? क्यों करें डिस्कशन? कोई क्यों एतमाद पार्लियामान में करे? और पार्लियामान के अंदर बैठे हुए लोग उस डिस्कशन को क्या जाने, उस डिस्कशन को रद्दी की कोई टोकरी जाने। यानी अमेंडमेंट्स दी, कमेटी में आया, बातचीत हुई, उसके बाद एक मुसवदा बना के हवाले किया गया चेयरमैन सेनेट के, उन्होंने उनको लैप्स होने दिया, फ्लोर पर नहीं लेकर आए। भाई क्यों नहीं लेकर आए? क्या मसला था? तो आप मुझे ये बताइए, पहला तो आईनी और कानूनी, मैंने 2 नुकात उठाए। एक गैर आईनी चीजें जो हैं, अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते हैं तो अपनी दाढ़ी हम अदालत के हाथ पकड़ाते हैं दोबारा, लेकिन ये पहली बार तो नहीं हो, मगर ना हो,
میں کہتا ہوں کسی وقت تو آخری بار لیکن ہوگا اگر نا. آپ نہیں جاتے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ چھوڑیے اس بات کو, میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کیا مل جل کے کیا کر رہے ہیں پارلیمان میں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہو گئی, اس کو چھوڑ دیجئے. دوسری میں نے آپ کو پارلیمانی طریقہ کار پہ بتایا کہ چیئرمین سینٹ نے وہ تمام جو ہماری ڈسکشن ہوئی, ہماری کمیٹی نے ایک مسودہ نکالا جس میں پی ٹی آئی کے بھی بھائی بیٹھے ہوئے تھے, ہم بھی سب بیٹھے ہوئے تھے, اس کو انہوں نے لیپس ہونے دیا کہ نہیں میں جوائنٹ کمیشن میں تو جوائنٹ سیشن میں تمہیں دیکھ لوں گا, ہمارے پاس نمبر زیادہ ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی, اگر جس طریقہ کار سے ملک میں الیکشن ہونا ہے وہ بھی اس طرح ہوگا کہ میرے پاس تم سے 2 نمبر زیادہ ہیں. مگر یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ کریں گے آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے سے ووٹ. نہیں ابھی میں آپ تیسری بات آپ کو بتا دوں, ابھی آپ اس طرف آ رہی, میں تو پہلے 2 مقدمات آپ کے سامنے دائر کر رہا ہوں, مایوسی کی وجہ بتا رہا ہوں. تیسری اب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی مشین ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ایک گلوبل ٹاسک فورس بنائی جائے جس میں پاکستان کے جو بہترین بین الاقوامی سطح پہ ایکسپرٹس ہیں ان کو رکھا جائے. ان کی ایک ٹاسک فورس سپریم کورٹ کے حکم پر بنی. اس ٹاسک فورس نے ایک رپورٹ نکالی کہ اس سے الیکشن چوری ہو سکتا ہے, یہ مت کیا جائے. جو بنائی گئی تھی نہیں سپریم کورٹ کی, جی سپریم کورٹ 2011 جی صحیح ابھی کی نہیں ہے. جی نیازی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے بعد جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تو عمران خان صاحب نے رپورٹ پڑھی تو انہوں نے کہا ہم اسے نہیں مانتے. انہوں نے ایک کنسلٹنٹ, اسپینش کنسلٹنٹ کو $500,000 سے زیادہ دیے اور اس کی رپورٹ نکلوائی. اس نے رپورٹ میں کیا لکھا, انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے الیکشن چوری کیے جا سکتے ہیں, اس کو مت رائج کیا جائے. بالکل صحیح. 1 منٹ اور ٹھہر جائیے, ابھی میری بات ختم, میں معافی چاہتا ہوں. آپ نے سوال مایوسی کا پوچھا تو پھر یاس کی بات تو کرنے دیں. پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ ہوئی کہ پل ڈیٹ نے ایک کانفرنس کروائی, آپ پتہ نہیں اس میں شریک تھی یا نہیں, جس نے یہ مشین بنائی تھی وہ آیا. بین الاقوامی ایکسپرٹس نے کہا یہ نہیں چل سکتی, اور اس نے کہا میں 15 منٹ میں اس کو ہیک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے, ابھی میں جو روز ایگزامپلز دیتا ہوں تھک گیا ہوں, کہ جرمنی نے ہٹا دیا, فرانس نے ہٹا دیا, نیدرلینڈز, ہالینڈ نے ہٹا دیا. یہ ساری الیکشن کمیشن نے اعتراضات میں بتایا. جی میں نے بھی بتایا بارہا, اور آج آپ کے ذریعے عوام کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ممالک جہاں پہ بہترین ٹیکنالوجی ہے انہوں نے ہٹا دی یہ کہہ کے کہ اس سے الیکشن چوری ہو سکتا ہے. ہمیں کہا گیا کہ یہ تو صرف کاؤنٹ کرے گا, یہ کیلکولیٹر ہے. 2-3 دن سے لوگ کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے, یہ الیکشن, ہمارے نیازی صاحب تو الیکشن لڑتے ہیں, چانڈیو صاحب الیکشن لڑتے ہیں, ہم بھی اس الیکشن کے پروسیس میں آ گئے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہاں الیکشن کی سینکٹیٹی یوں ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے ہیں, جب کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے تو ہر ایک کا پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہوتا ہے, اس کے سامنے گنی جاتی ہے چیز اور کہا جاتا ہے کہ یہ سگنیچر ہوا. اب کیا ہوگا سنیے, اب مشین میں سے ایک ریزلٹ نکلے گا, ڈبے میں جائیں گے وہ ووٹ, مگر مشین 5:50 یا 6 بجے ریزلٹ نکال دے گی, حکومت بن جائے گی. آپ کہیں گے دھاندلی ہوئی, وہ کہیں گے آپ جائیے اس میں وہ کیا بھلا سا الیکشن ٹریبیونل میں 5 سال 4 سال میں آپ کا فیصلہ ہو جائے گا. یعنی آپ نے ایک طرف تو داڑھی عدالت کو پکڑا دی اور ایک طرف جو بھی ملک میں حکومت بناتے ہیں ان کے ہاتھ پکڑا دیا کہ اس مشین سے جو رزلٹ نکالنا نکال دیں. لیکن بالکل صحیح آپ کی بات, لیکن کیا اگر یہ مشین نہیں ہوگی چاڈیو صاحب تو پھر بھی الیکشن شفاف ہوں گے؟ جہاں کیا پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں کبھی الیکشن شفاف ہوئے اس ملک کے اندر؟ ایک مشین آ جائے گی تو اور اس سے کیا فرق, آسانی ہو جائے گی. اور کیا آسانی سے کر لیں تو کر لیں. تو پھر مایوسی تو ہمیں اتنا حق دیں کہ ہم کچھ یاس اور مایوسی کا اظہار کریں. اسی لیے تھا. تو پھر یہ جمہوریت کا ڈرامہ کیوں رچایا؟ رہنے دیجئے, میں تو یہی کہہ رہا ہوں. اس کا جواب میرے ذہن میں بڑا خطرناک, وہ بہت نا امید ہے. میں ان سے میں ان کی نا امیدی پہ خوش ہو رہا ہوں. یہ نا امیدیاں جمع ہو رہی ہیں, ایک بڑا بھوچال آئے گا اس ملک میں. نہیں آئے گا سر, آئے گا جی. انقلاب آتا ہے پاکستان کے اندر. لفظ انقلاب تو میں نے کہا ہی نہیں ہے. بھوچال کیسے آئے گا؟ زلزلہ آئے گا, آپ دیکھیں گے نا. آج میرا پہلا بار, آج نکلے میری پیشن گوئی. اس انداز سے, جس انداز سے آپ اسمبلی میں کر رہے ہیں ممبروں کے ساتھ, پارٹیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اس کا نتیجہ نکلے گا. کبھی بھی سیاسی لوگوں کی ہلچل بے نتیجہ نہیں ہوئی ہے. میں صرف اس بنیاد سیاسی جماعتوں کی ہلچل ہے کدھر سر؟ ابھی کیا ہے آپ کے پروگرام میں جو ہم کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ آج وہاں پہ آہو فاں کر رہے تھے, وہ کیا تھی؟ جو سڑکوں پہ آتے ہیں وہ کیا ہے؟ آگ لگا لیں, کیروسین پھینک کے آگ لگا لیں اپنے آپ. ابھی آپ میری آج 2 منٹ میں زیادہ ہی لے رہا ہوں اور لوں گا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں ضیاء اللہ کا زمانہ دیکھ چکا ہوں. ایک بھی ممبر ہمارا نہیں تھا اسمبلی میں, ہماری آواز ہی نہیں تھی. ضیاء اللہ ہوا میں اڑ گئے. اور بھونچال کس کو کہتے ہیں؟ جو نہیں آنے تھے وہ آ گئے.
मुशर्रफ साहब थे, कल नवाज शरीफ को बेनजीर नहीं आएगी। आज अल्लाह जिंदगी दे जनरल मुशर्रफ साहब को, टीवी पे आप उनको देख रहे कैसा, वो वजीर आज़म बीबी भी आई और मियाँ साहब भी आए, भोंचाल और किसको कहते हैं। चले उसको छोड़े, आज जो मुझे तकलीफ है वही मायूसी वाली तकलीफ नहीं है। आज जो बीबी असेंबली में हुआ है, मैंने 4-5 असेंबलियां देखी हैं, बखुदा ऐसा कभी नहीं हुआ। वो खच्चड़ खाना था, काय की असेंबली, काय की इलेक्शन थी। सियासी अमल से हम दूर नहीं रह सकते पार्टी वाले, इसलिए हम वहां देख रहे हैं, लेकिन वो इलेक्शन नहीं थी, असेंबली का इजलास नहीं था, वो एक मजाक थी, पागल खाना था जिस अंदाज से वो कर रहे थे। सरकारी अफसरों के साथ प्राइवेट लोग, पीटीआई के वजीर, वो गिनती कर रहे थे। ऐसा होता है क्या? उनका क्या काम? किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है सर? क्या मतलब किसकी वजह से? कौन जिम्मेदार है ये सब? मुझे नहीं पता, इतना इल्म नहीं है मुझे, वो कौन पीटीआई को लाया है, कौन जिम्मेदार है, कौन पीटीआई की तरफ फजा दे रहा है, कौन पीटीआई को इतनी बड़ी ताकत दे दी है जिसने जो चाहे मुल्क में कर ले। हैरत है। आप देखें निकलवाए ना इधर, ये न्याजी साहब बहुत अच्छे हैं, मुझे तो बड़ा प्यार से वहां पेश आ रहे थे। अब मुझे पता चला वो अपने वालिद की मोहब्बत की वजह से, लेकिन हालत तो अभी निकाले ना फिल्म की, देखे तो सही चल रही है। एक मजाक है। प्राइवेट लोग, प्राइवेट का मतलब असेंबली के मुलाजिम नहीं, न सेनेट के न नेशनल असेंबली के, पार्टी के वुज़रा, पार्टी के रहनुमा, वो आ रहे हैं, उनको साथ लेकर हमारी लाइनों की गिनती वो कर रहे हैं। ऐसा होता है? यानी जो अरकान नहीं थे वो आके काउंटिंग करे आपके? अरकान करे। अच्छा, मेरे लिए अरकान करे। मौलाना बाश चांडी साहब मेरे लिए मैं बात कर लेता हूँ। वो कहना क्या चाह रहे हैं, पहले फिर मैं आपसे जवाब देती हूँ। आपके कहने का मकसद ये है कि वुज़रा आके गिनती करे। वुज़रा साथ थे, ठीक, गिनती वो कर रहे करते हैं, स्टाफ करता है। ये नहीं है। अच्छा ठीक है। ये स्पीकर ऊपर से कहते, ये नहीं होता है। मेरा रोके ना, फिर ये तो वजीर है, मैं 3-4 तो वजीरों के नाम ले सकता हूँ जो गिनती करवा रहे थे। और हमारी टेबल पर, मेरी जहां मैं बेंच में बैठा था, वहां एक जमा हो गए लोगों के, एक नून लीग के 2 थे, बाकी सब पीटीआई के। तो ये देखिए ना न्याय साहब, अब ये तो आपने इतराज सुने, अब अभी मेरी तो वहां जो हुआ है वो इलेक्शन नहीं हुई है, और हम कहते हैं वो काउंटिंग दुरुस्त नहीं है। काउंटिंग अगर आपके पास ज्यादा आते तो आप शराफत के साथ काउंटिंग करवाते। अब आप इसको कहाँ चैलेंज कर सकते हैं? मेरे चेयरमैन ने तो ऐलान किया है दिल्ली में, वो तो दिल्ली में जाएंगे, मगर काउंटिंग और की जगह कौन सी है हमारी? आसरा उम्मीद अभी है, जिन इदारों में है उनसे हम क्या कहें? सर अब देखे ना, अब वो कह रहे हैं 19-20 से पहले ये होना था, 19-20 से पहले ये सारा कुछ फिर हुआ पार्लियामेंट के अंदर, तो अब आप इसके बाद भी उम्मीद रखते हैं कि अदालतों के अंदर जो है वो इस कानून के ऊपर हमें अल्लाह ताला से उम्मीद है, हमें पाकिस्तान की अदलिया से भी उम्मीद है। हम पाकिस्तान के इस मोतबर तरीन इदारे को भी देखते हैं कि जिस वक्त बेड़ा गर्क होता है तो वो सारी अपनी वाबस्तगियां तोड़कर पाकिस्तान को बचा लेते हैं। अगर इसके ऊपर इलेक्शन होता है सर, तो वो किसका इलेक्शन? अवाम का इलेक्शन होगा आपके ख्याल में? पहले यहाँ पे आपकी हुकूमत पे इल्जाम लगता है कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो अब फिर मजीद इल्जामात लगेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बड़ा अच्छा मौजू आपने यहाँ पे डिबेट के लिए रखा। सबसे पहली बात है कि हमने पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने ड्यूरिंग बजट इनसे अपोजिशन से बात की कि आए आपके पास कोई अच्छी प्रपोजल है। फिर लास्ट टाइम जब इजलास होने जा रहा था तो फिर हमने एक मौका दिया, आपके इसी प्रोग्राम में बातचीत भी हुई कि हम चाह रहे हैं कि कोई अच्छी डिबेट हो, प्रपोजल्स हो, नहीं लाए। आज जो हाउस के अंदर अपोजिशन ने किया, चांडियो साहब, मैं इनसे इस बात से इत्तफाक करता हूं कि अपोजिशन के लोगों ने जिस तरीके के साथ बिहेव किया हमारे चंद अरकान, मैं उनका नाम नहीं लेता, जो विप साहब, चूंकि पीपल्स पार्टी के लोग नहीं थे, उसमें नून लीग के लोग थे, तो ये कभी नहीं हुआ कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि असेंबली के जो मुलाजिम हैं उन्होंने जो है वो गिनती कर रहे थे, और ड्यूरिंग गिनती जो है वो उनको इंटरप्ट कर रहे थे अपोजिशन के लोग। ये कभी नहीं हुआ। देखिए, हमेशा लॉजिकल डिबेट होती है, इधर से होती है, उधर से होती है, लेकिन हैरान कौन बात है कि हमने बिलावल साहब को भी सुना, अपोजिशन लीडर को भी सुना, लेकिन क्या इनको गवर्नमेंट के लोगों को नहीं सुनना चाहिए था? कोई रूल्स के मुताबिक बात करते। प्राइम मिनिस्टर ने नई स्पीच की। प्राइम मिनिस्टर के लिए आए मेरी मुकम्मल आपके फायदे में बात कर रहा हूँ, मैं मुकम्मल होने देना, फिर आप देखिए, आप बात करते एक सवाल ले लें, जवाब देंगे। अच्छा है, इनके लिए कर रहा हूँ।
शाह महमूद, इन्होंने सुना, तकीर सुनी, बिलावल साहब की भी सुनी, अपोजिशन की भी सुनी, मैं मानता हूँ। आप बताएं, जब शाह महमूद साहब अपना फरमान जारी कर रहे थे बड़े जाओ जलाल से, किसने उनका मुदाखलत की उनकी तकीर में? हमने भी नहीं किया आपके, उन्होंने बड़े सुकून से तकीर की है और बड़ी लंबी चौड़ी तकीर की उन्होंने। स्पीकर पे ये इल्जाम न करें कि आपके मौके को नहीं सुना गया। दूसरा आपकी मालूमात के लिए कि स्पीकर साहब के साथ जो कुछ हुआ, और फिर आपके लिए कि जो असेंबली का मुलाजिम था उसको पीटा भी किया अपोजिशन की तरफ। आप बेशक चेक कर ले, मैं हकायक से बात कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिसमें हकायक नहीं होंगे। उसके साथ ज्यादती हुई। देखिए, इलेक्शन हम चाहते हैं कि पिछले 74 साल में हम, आप कहती रही हैं, जितनी अपोजिशन पार्टी रहती, इवन पीपल्स पार्टी के साथ जब आईजीआई बनी तो क्या हुआ था? आईजीआई की किसने बनाई थी? आप हमारे मुसद्दिक मलिक साहब बता सकते हैं। उससे पहले जो मुस्लिम लीग क्या करती रही है, जो मतलब जो चोर दरवाजे थे हमेशा दाखिल होती रही है। बात समझे, हम चाहते हैं कि ये दरवाजा एक दफा बंद हो जाए। ठीक है, मुतफिका तौर पे होना चाहिए था ना। स्पीकर को लिखा गया, स्पीकर ने तस्लीम किया, फिर उसके बावजूद क्यों इस इजलास को बुलाया गया? ये तो इजलास बुलाया गया ना, हाँ। हमने मौका दिया, लेकिन क्या प्रपोजल्स दी गई? नहीं। मुझे ये बताएं कि क्या अपना पीटीआई जो मशीन जितनी भी सिंध में भी होगी, बलूचिस्तान में भी होगी, पंजाब में भी, क्या वहां वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के वोट निकालेगी? मुझे ये बताएं कि किसके निकालेगी? जो जीतेगा सवाल है कि देखिए जो भी जीतेगा। सर, यहाँ तो वोट बनने डालते हैं, तो आप देखें कि रिजल्ट क्या निकलता है। डेस्का में क्या हुआ अभी कल की बात है। हमारे पास उससे पहले हमारे जो मियाँ वाली में जब 2013-14 में जब खान साहब ने सीट छोड़ी, मैं अगर उस बात को लेके चलूं तो क्या नहीं हुआ? बहुत सारे इलेक्शन हम जब ऐसा होता रहा, मेरी बात सुने नहीं, अब मेरी बात सुने। हम तो चाहते हैं कि 74 साल की पार्लिमानी जो आपकी तारीख है ना जी, फॉर गॉड सेक, अब बाहर आ जाएं। आप उस तरफ बढ़े, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कोई मतलब अल्लाह माफ करे। तो सर, वो जो आज बिलावल साहब ने कहा पार्लियामेंट के अंदर जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है उसका तो आप इस्तेमाल खुद ही नहीं करने देते। उस पे आज आप मेरे आप उसके ऊपर काउंटिंग होनी चाहिए। तो ये भी तो पॉलिटिकल है ना। हम तो उस दिन पिछले दिनों भी चांडियो साहब फाइनेंस कमेटी में मैंने कहा, ये पॉइंट रेज किया कि हम इसको दोबारा ठीक, लेकिन आपकी अपनी पार्टी है, कहती है हमारे लिए पॉलिटिकल मसाइल है। देखिए, बाहर कुछ कहते हैं ना, अंदर कुछ आप छोड़ दें। बाहर हम तो चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं। देखिए, मुझे ये बताएं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो बैठे हैं वो सारे पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट है या पीटीआई के हक में? इनके भी होंगे, हमारे भी होंगे। देखिए, आज उनको अगर आप उनके जब जरे मुबादला यही तो सारी ये जो इंतखाबी इस्लाहात ऑनलाइन वोटिंग करेंगे, यानी आप सोशल मीडिया पे बात सुने ना आसमा, देखें बात को ट्विस्ट किया जाता है। जितनी भी इस्लाहात हुई है ये पाकिस्तान के लिए हुई। सर, ये इस पे मैं ब्रेक अगर इसमें कोई, मैं समझता हूँ कि आज भी लॉजिकल बात है ना, पसंद लोग जो है वो इन तरामीम पे, इन मुतनाज़ा कवानीन के ऊपर जो है वो एतराज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये कवानीन और ज्यादा महदूद करेंगे। इलेक्शन कमीशन एतराज कर रहा है, यहाँ की एनजीओज एतराज कर रही है, पाकिस्तान के जो अवामी नुमाइंदे हैं वो एतराज कर रहे हैं। मुतफिका तौर पर इसको क्यों नहीं किया जा सका? एक ब्रेक के बाद, और होगा क्या इसके बाद बात करेंगे। मैं साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब अपोजिशन कहती है कि उसने अदालत में जाना है। मुसद्दिक साहब, आपको लगता है कि अदालत से भी इंसाफ मिलेगा? ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा कानून और अदालत कहेगी कि नहीं, बस आप पुराने तरीके कार पे चलें? मुझे नहीं मालूम। आप क्या मैं कहूँ, आपका प्रोग्राम भी उसकी जद में आता है, मैं खुद भी उसकी जद में आता हूँ, दीगर मेहमान भी आ जाएंगे। क्या कहूँ मैं? अल्लाह करे इंसाफ हो। आप पाकिस्तान की तारीख देखें तो आपको क्या दिखता है? मौलवी तमीजुद्दीन का केस उठा के देख लीजिए, तो क्या आपको उसमें नजर आया? आगे आ जाइए थोड़ा सा, तो अपना नुसरत भुट्टो साहिबा का केस जो है उसको उठा के देख लीजिए, तो क्या मिला आपको? उससे थोड़ा सा आगे आ जाइए तो वो जो जस्टिस नसीम हसन शाह साहब का इंटरव्यू है और जो किताब में उन्होंने लिख डाला, आपके सामने लिख डाला, तो क्या मिला किसी को? और आप चलते आइए, अभी मौजूदा केसेस जो अभी चल रहे हैं वो भी देख लीजिए। यानी सही है मुसद्दिक साहब, लेकिन हमें एक लग रहा था कि शायद इत्तेहादी चेंज हो गए। लोग कह रहे थे, अपोजिशन बड़ी पुरुमीद थी,
کوئی دباؤ نہیں ہے, نیوٹرل ہو گئی ہے دباؤ ایسا نہیں ہے. آج تو بازگشت بالکل مختلف تھی, پچھلے 2-3 دن سے بالکل مختلف بازگشت تھی. لوگوں کو کالز گئی ہیں, یہ بازگشت چل رہی تھی, کوریڈورز کے اندر چل رہی تھی. اگر میں کہتا ہوں کہ اگر نہیں بھی گئیں تو یہ سیاست, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ 100 لوگوں کا الیکشن ہم سینٹ کے چیئرمین کا نہیں کروا سکے. 100 لوگوں کا کیمرے لگے, پورا ملک دیکھ رہا ہے, اور پاکستان کے الیکٹڈ ممبرز اپنا چیئرمین نہیں الیکٹ کر سکے. آج آپ نے دونوں ہاؤسز اکٹھے ہوئے تھے, کوئی 300-400 لوگ تھے. وہ 300-400 لوگ جو ہیں وہ کسی متانت کے ساتھ, کسی رواداری کے ساتھ بلز کے اوپر ڈسکشن نہیں کر سکے, ووٹ نہیں کاسٹ کر سکے, عوامی مفاد کا مقدمہ نہیں آگے بڑھا سکے. تو اب مجھے نہیں معلوم ہوگا. انصاف کی امید تو ہے. ایک بات میں کہنا چاہوں گا, بھائی نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا چور دروازے سے. چور دروازے سے آپ کہتے رہیں کہ ہم چور دروازے سے آئے ہیں, ہم کہتے رہیں گے آپ چور دروازے سے آئے ہیں, چانڈیو صاحب دونوں کو کہتے رہیں گے آپ چور دروازے سے آئے ہیں. اس سے کیا ملے گا؟ میں حق میں جانب ہوں گا اگر ایسا ابھی کسی نے کہا نہیں, وہ ایسے بلا وجہ وہ ڈسکشن اور طرف چلی جائے گی. میں نے اسی وجہ سے ابھی تک کسی پارٹی کا ذکر نہیں کیا ڈسکشن. میں آپ نے پوچھا نقصان کس کا ہے, یہ بات ہو رہی تھی نا, آپ کا نقصان نہیں, چانڈیو صاحب کو کہتے, چانڈیو صاحب آپ کا نقصان نہیں. نقصان غریب آدمی کا ہے. جب ریاست غریب آدمی کے ماتحت نہیں ہے تو ریاست پھر کسی اور کے ماتحت ہے, اور جس کے ماتحت ہے, جس ایلیٹ کے, صرف اسی کے انٹرسٹ اس ملک میں سرو ہوں گے. غریب آدمی تو صرف ووٹ ڈال سکتا ہے بھائی, اور کیا کر سکتا ہے؟ غریب آدمی کے پاس بندوق ہے, غریب آدمی کا پاس پیسہ ہے. غریب آدمی کے ماتحت جب تک آپ اس ریاست کو نہیں کریں گے, جب تک یہ تمام چور دروازے, میں داخل ہوں, اس سے چانڈیو صاحب ہوں, نیازی صاحب ہوں, کوئی بھی داخل ہو, یہ چور دروازہ بند نہیں ہوگا تو ریاست کیوں غریب آدمی کا رائٹ پروٹیکٹ کرے گی؟ میرا سوال یہ کہ ریاست کو کب سمجھ میں آئے گی کہ عوام کا حق عوام کو دینا ہے صحیح معنوں میں؟ کبھی آئے گی سمجھ میں؟ ریاست کو سمجھ میں آتی ہے. ان کو 2-3 چوٹیں ایسی لگی, ریاست کو آتی ہے, لیکن جو ریاست کو چلاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی, ان کو صرف اپنا وجود نظر آتا ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایمانداری سے, آج بڑے پیار سے کہہ رہا ہوں آپ کو, دیکھو میری بہن ہے چھوٹی سی, آج صرف آپ بلاول صاحب کی تقریر سن لیں, پوری اپوزیشن کا موقف آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. وہاں ان کا رویہ دیکھ لیں, حکومت کا رویہ سمجھ میں آ جائے گا. بلاول صاحب نے 3-4 بار کہا, انہوں نے کہا, میں پھر کہتا ہوں, میں پھر کیا کہہ رہے تھے, اسپیکر صاحب اپنے منصب کی عزت دیکھو. ان کا مطلب یہ ہے اپنی کرسی کی عزت تو دیکھو, وہ تو کراؤ. اور میں بھی یہ کہتا ہوں ساری ذمہ داری اسپیکر صاحب کی ہے. آپ نے خط لکھا اپوزیشن کو, اپوزیشن آپ کے ساتھ حامی بھر لی, بات چیت کریں گے, اپوزیشن بیٹھی آپس میں, متحدہ اپوزیشن, انہوں نے کچھ باتیں سفارش. اپوزیشن اتنی معصوم کیوں تھی کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر بات مان گئی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ بلا رہے ہیں ہم آ جائیں گے. ایسے نہیں کرنی چاہیے, کرنا چاہیے. آپ کی بات تو بہت اہم ہے, چھوڑ دیتے بھائی. میں بی میں کہہ رہا ہوں نہیں چھوڑتے. اگر اپوزیشن کو آفر دی جائے گی تو اچھی اپوزیشن ملک کے مفاد میں اور جمہوریت کے مفاد میں اس آفر کو ماننے کی. چانڈیو صاحب, پھر اپوزیشن بھی یہ فیصلہ کر لے نا کہ ہم نے ڈیلے نہیں کرنی, ہم نے چور دروازوں سے نہیں ملنا. اپوزیشن بھی یہ فیصلہ میں اس وقت اجتماعی بات نہیں کروں گا اپوزیشن کے لیے. میں اپنے لیے کہتا ہوں, میری پارٹی کے لیے میں کہتا ہوں, میری پارٹی چور دروازے سے نہیں آئے گی. میری پارٹی نے جمہوریت کی خاطر قربانیاں دی ہیں. ہم نے پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی خاطر جنازے اٹھائے. ہمارے 2 لیڈروں کو قتل کیا گیا ہے, ہمارے لیڈروں کے جیلوں بھرے گئے ہیں. میں اس کی بات, اس وقت میں اجتماعی بات کر رہا ہوں. اسپیکر صاحب نے دعوت دی, خط لکھا, اپوزیشن جمع ہوئی, اپوزیشن نے میٹنگیں کی, اور اس کے بعد ہم نے طے کیا کہ ہم بات چیت کریں گے. جب سب کچھ اپوزیشن نے کر لیا, پھر یہ یک طرفہ کیوں, یہ کیوں کیا آپ نے یک طرفہ, تباہ کیوں کیا, نظام کو تباہ کیوں کرنے کی سازش کی آپ نے؟ اسپیکر ذمہ دار ہے اس سازش میں. صدیق بھائی بھی بیٹھے ہیں, مولا بخش میں ایڈوکیٹ بھی ہیں, انہوں نے ایک بات کی کہ نظریہ ضرورت کو رواج دیا گیا. آج پھر یہ نظریہ ضرورت کی پھر بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ, میں بات کر رہا ہوں, اب سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ساورن ہے اور سپریم ادارہ ہے, عدالت جو ہے وہ ہمارے لیے محترم ہے, اس کے ہر فیصلے کو ماننا ہم پہ باؤنڈ ہے, لیکن وہ لیجسلیشن کو انڈو نہیں کر سکتی, وہ ڈاٹ کاما بھی چینج نہیں کر سکتی, تشریح کر سکتی ہے قوانین کی.
माजी में हुए स्ट्राइक डाउन। देखिए ये पहले कहते रहे ना, देखो आज जब वोट को इज्जत कहते हैं, दूसरी बात ये है कि जितने भी वोट थे ये क्या ये पीटीआई और हलीफ जमातों के थे ना, कोई हमने इनके तो वोट नहीं लाए ना, अपने थे। और तीसरी बात ये है कि हम अपोजिशन के साथ बामकसद मुज़ाकरात करना चाहते थे और हमने आखिरी हद तक कोशिश की, लेकिन जब आखिरी हद क्या थी? ये आखिरी हद हम हर किस्म स्पीकर साहब ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन डिलेइंग टैक्टिक्स चलते रहे। क्यों? वो कहते हैं 19 तारीख गुजर जाती है, 20 तारीख गुजर जाती है। हम लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे तो हमने कहा कि इसको हम डिले कर देते हैं एक हफ्ता, लेकिन इन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट गई, बस ये इजलास ही नहीं कर सकते, इनके मेंबरान भाग गए, हलीफ भाग गए, जो कुछ हुआ। देखिए ये बातें नहीं होनी, बल्कि लाया कौन? अब आमिर लियाकत का आपने सुना कि हमें लाया गया और तमाम से लाया गया। देखिए पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल सिस्टम में हम अपने लोग, हम पीटीआई के लोग हैं ना, ठीक है। एतमाद में हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लगते थे, ये पहली बार है कि कानून साजी में हॉर्स ट्रेडिंग मांगा हमने रवाज नहीं दिया, लेकिन इस दफा तो कानून साजी पे किसने रवाज दिया? आप आमिर लियाकत साहब का सुने ना, नहीं छांगा मांगा किसने रवाज दिया? हम सुनवा देते, चलाइएगा आमिर लियाकत। ऐसा वो कह रहे हैं कि हमें लाया गया, नहीं उसने क्या? अभी सुनवा देते, सुनवाइएगा आमिर लियाकत साहब, अभी है आपके पास? नहीं उन्होंने नज़म लिखी ना, अब ब्रेक के बाद वो कह रहे हैं कि निकाल सकते हैं, हमें भी सुनवाएं। और वो ऐसे उन्होंने कहा कि उसको कोई लाया है। देखिए वो पार्टी के साथ खड़ा था, उसने कभी नहीं कहा कि मैं पार्टी से हट के वोट दूंगा। तो उसने कहा वही जो लाते हैं, उन्होंने ये कहा आमिर लियाकत का, मैंने उसको फिर पढ़े आप, नहीं दोबारा पढ़ेंगे, नहीं सुनते अभी सुना, चला देंगे। ब्रेक के बाद मैं आपको सुनवा भी देती हूं। ब्रेक के बाद वो कहते हैं हमें लाया गया और ये भी न्याजी साहब है, कब हमारी बात मानेंगे? कौन लाए थे? कोई उन्होंने कहा कि वही जो लाते हैं। आसमा जितने लोग थे, क्या पीटीआई हरीफ जमातों के थे? हमने को पीपल्स पार्टी के लोग थे या नून लेके? नहीं हलीफ थे, बिल्कुल थे, सारे तो ये कह रहे हैं कि हलीफ सब ऑन बोर्ड थे। लेकिन सर पीटीआई के अंदर लोग थे जो कि पिछली दफा जो नहीं, जिन्होंने रिफ्यूज किया। नॉट एट ऑल सर, मुझे मेरी बात हुई है सर, मैं कह रही हूँ आपके कुछ आपके पास रिकॉर्ड? मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, मैं तो आप ही जराये के जरिए से आपने देखो, जराये आपके झूठ भी बोल सकते। सर मेरे से जराये की बात हुई है। क्या जराये? मेरी उन एमएनए से बात हुई है जो उन्होंने क्या हम नहीं देंगे? उन्होंने कहा हमने मना किया, हम ईवीएम पे नहीं करेंगे, इसलिए मुअख्खर हुआ इजलास। फिर उसके बाद आप लोगों ने मना लिया होगा, तो हमने उनको बताया, कहे ना कि लोगों के थे एतराज़ात, आपने एतराज़ देखिए एफ एंड बर्ड्स लगे रहते हैं, तशरीह चलती रहती है। जब देखे हमने उनको बताया, अच्छा तो फिर क्या हुआ? मैं इतनी देर में निकल सकती हूँ, खुल के उनको पाबंद सलासल तो नहीं किया। हाँ, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक में हम चला दें, तो फिर उसके बाद छांगा मांगा तो नहीं था ना। अब ये तो तारीख फैसला करेगी सर, छांगा मांगा लाए गए थे। नहीं, चांडी साहब बता सकते हैं कि छांगा मांगा का रवाज किसने? ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं चलाती हूँ। आमिर लियाकत साहब ने आज तारीखी जुमले कहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। आमिर लियाकत साहब ने आज एक तारीखी बात कही है, वो मैं सुनवाना चाहती हूँ आपके लिए। सर सुनिएगा। चल कर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत इत्तेमाम से लाए गए। और कौन लाया आपको? लाया कौन? लाते हुए लाए। अच्छा, जो लाते हैं वही लाए। आपने मेरे ख्याल में ट्वीट नहीं देखा इनका आमिर लियाकत? अच्छा, वो जरा पढ़ लेना। अच्छा, वो भी पढ़ना चाहिए। मैंने नहीं पढ़ा, वो बता दें क्या कहते हैं। देखिए उसमें पढ़ना चाहिए ना आपको, तो उसमें डिटेल आ गई है। दूसरा अली जैदी साहब से कुछ इनके साथ पर्सनल ताल्लुकात है, फिर खान साहब के साथ देखे उनका कोई इख्तलाफ ऐसा बड़ा नहीं था जिसमें कहा जाता कि जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं खड़े। जो भी पीटीआई का है ना वो छोड़ नहीं सकता। मैंने इसलिए कहा कि जितने भी वोट्स हैं जो दिए गए हैं आज बिल के हवाले से, कोई हमारी हलीफ जमात का कोई बंदा हमसे कोई डिफेक्ट किया है या हमारे जो पीटीआई के लोग थे सब इवन देखे। अच्छा, टाइम का कलभूषण का भी आपने पास कर दिया, ये तो सारी जिंदगी आपका पीछा नहीं करेगा। असलम बोतानी साहब डिलाइसिस पे थे, वो स्पेशल आए। ख्याल जमान साहब जिनको कैंसर था वो खुद आए। हमने इवन एहसान टिवाना साहब थे, बोन मैरो का ऑपरेशन हुआ था, वो खुद आए। फिर सबसे बड़ी बात के बिलावल साहब ने कहा पुलिस वाले लेके, नहीं मैं आपको सच्ची बात बताऊं, खुद दिल से आए। ब्रिगेडियर अमानुल्लाह थे, दिल से आए।
دیکھیے یہ وہ لوگ تھے جو خود چل کے آئے کہ ہم نے ووٹ کو کاز کو ووٹ دینا ہے. کلبھوشن پہ جملہ کہہ دیں. دیکھیے کلبھوشن کو آپ چونکہ جنیوا کنونشن کے نیچے جو ہے آپ نے ان کو رسائی دی ہے, کو رہائی نہیں دی. اور اگر یہ دیا ہوتا ہمارا جو نظریہ ہماری جو سوچ ہے, دیکھیے پاکستان کے اوپر جو ہے کبھی بھی میں سمجھتا ہوں سمجھوتا نہیں ہو سکتا. پاکستان کے وجود کے ساتھ ہمارا وجود ہے, اور جو پاکستان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن. چانڈیو صاحب, کلبھوشن یاد ہے بات, میں نے کئی بار آپ کو بتا کہ ہماری برادری محلے میں سلاوٹ وہ یہی کہتی ہے باتارا بھلو اور کام رو کھوٹو. یہ باتیں بڑی زبردست کرتی ہیں. یہ کام کلبھوشن والا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کرتی تو اب دل میں تارے کلبھوشن کا جو یار دل میں تارے دکھا دیتے ان کو. یہ آپ لوگ دل میں تارے دکھا دیتے. ادھر کوئی کچھ بھی کرے ان کو کبھی فی الحال کوئی نہیں پوچھنے والا ہے, لیکن یوم حساب سب کے لیے آتا ہے, ہمارے لیے سب نہیں تھا. ابھی آئے گا, پوچھیں گے ان سے, پوچھنے والے آئیں گے انشاءاللہ, پوچھیں گے. اگر کلبھوشن صاحب کا آپ فیصلہ پڑھیں جو لکھا گیا انٹرنیشنل کورٹ میں, تو اس میں لکھا گیا کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر یہ سزا جو ہے یہ غیر معقول ہے. اور اس کو آج جو قانون سازی کی گئی اس قانون سازی میں یہ ثابت ہو گیا کہ جو وہ کہہ رہے تھے وہ ہم نے نہیں کیا ہوا. یعنی انہوں نے کلبھوشن کے حق میں ایک پارلیمان کے اندر لا لا کے ثابت کر دیا ہے کہ جو اعتراضات اٹھائے تھے انٹرنیشنل کورٹ نے وہ سارے کے سارے صحیح درست. تو آپ بتائیے اس کے جواب میں ہم کیا کہیں. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ آج آپ نے اسٹیٹ بینک جس کے گورنر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, جی اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں IMF کے ملازم. اسٹیٹ بینک آج کے بعد نہ پارلیمان کو جواب دہ ہے, نہ وہ وزیر اعظم کو جواب دہ ہے, ایگزیکٹو کو جواب دہ ہے, نہ اس کو آپ عدالت میں لے جا سکتے. آپ بھی کورٹ جائیں گے. یہ مجھے بتائیے, ایک منٹ میری بات تو کرنے دیں. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں تو کیا ہے؟ باہر سے ایک IMF کا ملازم آیا, وہ آ کے ہمارے اسٹیٹ بینک پہ بیٹھا, جس نے آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھایا, غریبوں کا بیڑا غرق کیا. آج آپ کے سامنے 180 روپے کا ڈالر ہو گیا. اب آپ نے آج ایک قانون بنایا ہے کہ نہ وہ جواب دہ ہے ان لوگوں کو جو غریب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پارلیمان میں, نہ وہ جس کو پرائم منسٹر. یعنی آپ نے کہا کہ یہ سب دے دیا آپ نے. ایسٹ انڈیا ختم ہو جائے گا. اسٹیٹ بینک کے حوالے سے میں اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا بھی ممبر ہوں. سب نے متفق ہے, اس میں جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی ہے کہ اس کو اگر خود مختاری ملی اتنی بھی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, کوئی ایسٹ انڈیا کا نہیں. اور انشاءاللہ ہمیں اگر آپ اس کو مالیاتی خود مختاری دیں گے آپ کی معیشت اوپر آئے گی. اسٹیٹ بینک آف IMF ہے. آج 60 بل پاس ہوئے. آپ جا سکتے ہیں اس کے اوپر بھی. آپ جی بالکل بالکل جائیں گے. آپ نہیں, مجھے نہیں معلوم. اپوزیشن میں کہہ رہی ہوں, اپوزیشن جا سکتی ہے. دیکھیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ صبح فائنانس کمیٹی کا میں ممبر ہوں, میٹنگ ہو, وہاں پہ کیوں یہ ڈسکشنز نہیں ہوئی. میں ہر فائنانس کمیٹی کی میٹنگ میں آتا ہوں. یہ اسٹیٹ بینک کا بل کہاں سے آیا ہے؟ بڑی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی ہے, اپوزیشن بھی تھی, نیشنل اسمبلی کے اندر. نیشنل اسمبلی سینٹ کو بند کر دینا چاہیے. اور سب نے اب تو میں یہ مانتا ہوں کہ ایک شک کے اوپر. بہت بہت شکریہ. آج جو قانون سازی ہوئی ہے 70 بل ہوں یا 75 یا 90 بل ہوں, کاش کہ پوری پارلیمان جو پاکستان کی نمائندہ عوام ہے وہ اس کے ساتھ ہم آواز ہوتی. اگر آج کے یہ اعتراضات ختم ہو جاتے تو شاید آج بہت بڑا دن ہوتا پاکستان کے انتخابی قوانین کے حوالے سے. لیکن افسوس کہ یہ تنازع اور بڑھے گا. کتنا بڑھے گا اس کا اندازہ نہ مجھے ہے نہ کسی اور کو. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.